स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हाउ डिड कैपिटलिज्म बीट कम्युनिज्म? वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। वो 1945 का साल था। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होते होते दुनिया 2 विनाशकारी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स देख चुकी थी। ऐसे में सब यही मना रहे थे कि अब मौत का ये तांडव समाप्त हो जाए और अब इस तरह का टकराव कभी देखने को न मिले। लेकिन इस सोच के उलट लगभग 2 साल बाद ही कुछ ऐसा शुरू हुआ जिसने युद्ध और युद्ध क्षेत्र की परिभाषा ही बदल कर रख दी। दुनिया की 2 महाशक्तियां फिर से आमने सामने थीं और इस बार यह युद्ध आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर के रूप में लड़ा जा रहा था, जिस वजह से सिर्फ USA और USSR ही नहीं बल्कि कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के रूप में 2 अलग आइडियोलॉजीज एक दूसरे से टकराने के लिए तैयार खड़ी थीं। लेकिन यह टकराव भी कोई मामूली टकराव नहीं था, बल्कि इसकी वजह से एक समय पर पूरा विश्व ही इन 2 इकोनॉमिक मॉडल्स या सोशल आइडियोलॉजीज की वजह से 2 अलग अलग गुटों में बटा नजर आता था। लेकिन फिर भी जैसे जैसे समय बीतता गया, कैपिटलिज्म का ध्वजवाहक USA साफ तौर पर कम्युनिज्म और USSR को एक बड़े अंतर से पछाड़ता दिखाई देने लगा। और अगर हम आज की स्थिति में देखें तो अब तो ये अंतर इतना बड़ा हो चुका है कि मानो इनके बीच किसी भी तरह के टकराव की गुंजाइश ही खत्म हो गई है। अब ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्या हुआ कि आज से लगभग 200 साल पहले जोर शोर से उत्पन्न हुआ ये कम्युनिस्ट सोशलिस्ट मॉडल आज विश्व पटल से विलुप्त होने की कगार पर खड़ा है। और आखिर इन आइडियोलॉजीज में ऐसा क्या विरोधाभास है जो ये दोनों ही समानांतर रूप से साथ साथ नहीं चल सकती? तो चलिए आज हम अपनी इस चर्चा में कुछ ऐसे ही प्रश्नों का उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। हाउ डिड कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म बिगिन? दोस्तों, रेनेसांस के बाद जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने यूरोप में अपने पैर फैलाए तो वहां इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जॉब्स और इकोनॉमिक ग्रोथ की जैसे बाढ़ सी आ गई। इस बीच टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चर, बैंकिंग रेवोल्यूशन और एक्सपेंशन ऑफ मार्केट्स के बलबूते पूरे यूरोप में मानो धन संचय की होड़ सी लग गई थी। इसी होड़ ने यूरोप में तैयार हो रहे नए उत्पादों के लिए नए मार्केट्स की खोज में आगे जाकर सी ट्रेड रूट एक्सप्लोरेशन और इंपीरियलिज्म को भी बढ़ावा दिया। लेकिन यूरोप की इस तेजी से बदलती तस्वीर की पृष्ठभूमि में एक बिल्कुल उलट तस्वीर और बन रही थी। जैसे जैसे यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे यूरोपियन सोसाइटी में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, एक्सप्लॉयटेशन और ह्यूमन राइट्स का वायलेशन भी अपने चरम पर पहुंचने लगा था, जहां ज्यादा से ज्यादा लाभ अर्जित करने के लिए लेबर क्लास का खुलेआम शोषण होने लगा था। ऐसे माहौल में इनलाइटनमेंट पीरियड की जर्मन आइडियलिस्ट फिलॉसफी, फ्रेंच सोशलिज्म और इंग्लिश और स्कॉटिश पॉलिटिकल इकोनॉमी से प्रेरणा लेते हुए 19th सेंचुरी में कार्ल मार्क्स ने कम्युनिज्म का झंडा बुलंद किया, जिसमें कैपिटलिज्म के पर्सनल प्रॉपर्टी और पर्सनल गेन के सिद्धांत के उलट सोसाइटी बेस्ड प्रॉपर्टी के कॉमन ओनरशिप, कॉमन बेनिफिट और इक्वालिटी को तरजीह देने यानी प्रायोरिटाइज करने की बात रखी गई। साथ ही अपने इस कम्युनिज्म के सिद्धांत में कार्ल मार्क्स एक ऐसी यूटोपियन सोसाइटी को बिल्ड करने के लिए पीपल लेड लेबर सेंट्रिक रेवोल्यूशन की बात करते हैं, जिसके अनुसार उनका यह मानना था कि सोसाइटी में असली पावर और प्रॉपर्टी की ओनरशिप आम जनता या लेबर क्लास के हाथ में होनी चाहिए, न कि प्रिविलेज्ड या क्लर्जी क्लास के हाथों में। देखते ही देखते यूरोपियन सोसाइटी और पॉलिटिक्स में इसका तेजी से प्रचार प्रसार शुरू हो गया। 19th सेंचुरी खत्म होते होते जर्मनी, हंगरी और नेदरलैंड्स जैसे देशों की पॉलिटिक्स में कम्युनिस्ट पार्टीज को तेजी से अपनी पकड़ बनाते देखा जाने लगा। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने की वकालत करने वाला कैपिटलिज्म का सिद्धांत कहीं न कहीं पूंजीपतियों के नजरिए से बनाया गया था, जिसमें कॉमन लेबर क्लास के लिए कोई रियायत नहीं थी। ऐसे में इंडस्ट्रियलाइजेशन से न्यूली इमर्ज्ड लेबर क्लास कहीं न कहीं अपने लिए एक वे ऑफ एक्सप्रेशन का जरिया या पॉलिटिकल लोकस ऑफ कंट्रोल ढूंढ रही थी, जो उसे इस मार्क्सिस्ट सोशलिज्म में देखने को मिल रहा था। और विश्व पटल पर इसका असल रूप देखने को मिला रशिया में, जहां मार्क्सिज्म के इसी सिद्धांत से प्रेरणा लेते हुए 1917 में व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक रेवोल्यूशन या अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ, जिसका मकसद रशिया से जार की सत्ता को उखाड़ फेंकते हुए जनता का शासन इस्टेब्लिश करना था।
और इसी के साथ हुए रशियन रेवोल्यूशन के बाद 1922 में सोवियत यूनियन के रूप में वर्ल्ड का पहला सेल्फ डिक्लेयर्ड सोशलिस्ट स्टेट बना, जिसने आने वाले दशकों में अपने मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट मॉडल पर चलते हुए वर्ल्ड सुपर पावर का स्टेटस हासिल कर लिया। वहीं इसी दौरान 1929 से शुरू हुए ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस को कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल का ही एक साइड इफेक्ट मानते हुए आने वाले कुछ दशकों में दुनिया भर में इस मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट मॉडल का प्रचार प्रसार बड़े जोरों शोरों से हुआ, जो 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने तक अपने चरम पर था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जहां एक ओर 1930s में कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज स्लो डाउन और ग्लोबल रिसेशन से जूझ रही थी, वहीं दूसरी ओर जार की पकड़ से मुक्त हुआ यूएसएसआर अपने सोशलिस्ट मॉडल पर तेजी से सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ रहा था। और यही नहीं, सही मायनों में यूएस और वेस्टर्न यूरोप लेड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोवियत यूनियन लेड सोशलिस्ट कम्युनिस्ट इकोनॉमी के बीच फुल फ्लेज्ड क्लैश शुरू हो गया। अब ये क्लैश कैसा था? आइए अब इसे जानने के लिए हम अपनी कहानी के दूसरे अध्याय की ओर बढ़ते हैं। कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म और यूएसए वर्सेस यूएसएसआर। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होते होते यूएसएसआर अपने सोशलिस्ट मॉडल पर चलते हुए ग्लोबल सुपर पावर बन चुका था। वहीं दूसरी ओर बीते समय के वर्ल्ड पावर्स जैसे यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस कहीं पीछे छूट चुके थे। ऐसे में पूरी दुनिया केवल दो धुरियों के बीच बटी दिखाई देती थी, जिसमें एक तो था सोशलिस्ट यूएसएसआर और दूसरा था कैपिटलिज्म का प्राइम एग्जाम्पल यूएसए, जिसने अगस्त 1945 में जापान में 2 न्यूक्लियर विस्फोट करके पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। ऐसे में इन विस्फोटों के बाद जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, वर्ल्ड ने अपने तरह का एक नया वॉर देखा, जिसमें न कोई खून खराबा हुआ और ना ही ये ओपन ग्राउंड्स पर लड़ा गया, बल्कि ये तो एक साइलेंट वॉर था, जिसे हम कोल्ड वॉर के नाम से जानते हैं। लेट 1940s में शुरू हुए इस कोल्ड वॉर के दौरान इन दोनों सुपर पावर्स के बीच एक दूसरे को पछाड़ने के लिए साइंटिफिक और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर बेस्ड कंपटीशन तो शुरू हुआ ही, साथ ही एक क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज भी साफ देखने को मिली। जहां एक और यूएसएसआर सोशलिस्ट कम्युनिज्म का झंडा बुलंद किए हुए था और ईस्टर्न यूरोप पर अपनी आइडियोलॉजिकल पकड़ मजबूत कर रहा था, वहीं दूसरी ओर यही काम यूएसए वेस्टर्न यूरोप में कर रहा था। इसके फलस्वरूप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद डिवाइड हुए जर्मनी में भी वेस्टर्न साइड कैपिटलिस्ट लाइंस पर बढ़ने लगी, वहीं दूसरी ओर ईस्टर्न साइड कम्युनिस्ट लाइंस पर। इसी तरह कोरिया का भी नॉर्दर्न पार्ट यूएसएसआर इन्फ्लुएंस्ड कम्युनिस्ट रेजीम और सदर्न पार्ट यूएसए इन्फ्लुएंस्ड कैपिटलिस्ट रेजीम में डिवाइड हो गया। इसी बीच यूएसएसआर की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखते हुए 1949 में न्यूली इंडिपेंडेंट चाइना ने भी कम्युनिस्ट लाइंस पर अपना सफर शुरू किया। वहीं 1947 में आजाद हुए इंडिया ने भी यूं तो अपने लिए एक मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल को चुना, लेकिन इस मॉडल में भी सोशलिस्ट इंक्लिनेशन साफ देखा जा सकता था। इसी दिशा में लेट 1950s में हुए रेवोल्यूशन और गृह युद्ध के बाद क्यूबा ने भी 1959 में सोशलिस्ट सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया। इसी तरह 1985 आते आते दुनिया की 1/3 पॉपुलेशन मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड किसी न किसी तरह के सोशलिस्ट सिस्टम ऑफ गवर्नेंस के अंडर थी। लेकिन इस बीच यूएस लेड कैपिटलिज्म भी 1930 के ग्लोबल रिसेशन के बाद संभल कर अपनी जड़ें और गहरी करने की दिशा में बढ़ रहा था। और इसी दिशा में 1944 में हुए ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के साथ आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशंस की नींव रख दी गई, जिसका ऑब्जेक्टिव यूं तो दुनिया भर को एक कॉमन फाइनेंशियल स्टेज पर साथ लाने का था, ताकि पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर पीरियड में सारी दुनिया में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का प्रसार किया जा सके। लेकिन यूएसएसआर इसे वेस्टर्न कैपिटलिज्म की प्रोपेगेंडा मशीन मानता था। इस इंस्टीट्यूशन को देखने के नजरिए में यह विरोधाभास इसलिए भी क्योंकि जैसे हमने आपको बताया कि यह दौर इन्हीं दो आइडियोलॉजीज और इनकी आड़ में यूएसए और यूएसएसआर के परस्पर टकराव का था। ऐसे में दोनों ही अपनी आइडियोलॉजी और उससे रिलेटेड प्रोपेगेंडा को दुनिया भर में फैलाने में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। लेकिन आने वाले समय में सब बदलने वाला था, क्योंकि जैसे एक समय बाद कैपिटलिज्म के लूप होल्स दुनिया के सामने आने लगे थे, वैसा ही कुछ सोशलिज्म के साथ भी होने वाला था। एंड द विनर इज 20th सेंचुरी खत्म होते होते कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म का टकराव अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका था।
हालांकि यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि 20th सेंचुरी खत्म होते होते भी वर्ल्ड में कोई भी इकोनॉमी ट्रूली कम्युनिस्ट नहीं बन पाई थी। अगर हम कार्ल मार्क्स की कम्युनिज्म की बात करें तो ये लेबर सेंट्रिक रेवोल्यूशन और आम जनता के हाथों में कंट्रोल ऑफ पावर की बात करता था। लेकिन इन रेवोल्यूशंस के बाद एक बार सत्ता जनता के हाथ में आ जाने पर गवर्नेंस के लिए क्या मॉडल फॉलो करना है, उसके बारे में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में कहीं कोई क्लैरिटी नहीं थी। साथ ही जहां कैपिटलिज्म प्रोडक्टिविटी, वर्किंग एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी को इंसेंटिवाइज करने की बात करता था, वहीं कम्युनिज्म का इकोनॉमिक मॉडल काफी अनवायबल था। और ऐसा इसलिए था क्योंकि जिस तरह की क्लोज्ड एंड अनप्रोडक्टिव इकोनॉमी की बात इसमें की जाती थी, उसे मॉडर्न ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में मेंटेन रखना पॉसिबल ही नहीं था। इसीलिए कम्युनिज्म का अल्टीमेट गोल एक अनअचीवेबल आइडियलिज्म या यूटोपिया की तरह था, जिसे प्रैक्टिकली फॉलो करना लगभग नामुमकिन था। यही कारण है कि यूएसएसआर, चाइना, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया और बाकी सभी कम्युनिज्म ओरिएंटेड कंट्रीज में कुछ समय बाद ही इन वन फॉर्म और अनदर डिस्पोटिक गवर्नमेंट्स बनती रहीं। जैसे यूएसएसआर में लेनिन के बाद स्टालिन और उसके बाद निकिता ख्रुश्चेव जैसे टोटलिटेरियन गवर्नमेंट स्थापित हुई, वैसे ही चाइना में भी माओ जेडोंग के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी ने सिंगल पार्टी रूल एस्टैब्लिश कर लिया। और इसी टिरेनी की वजह से लेट 1940s में रिपब्लिकन्स को मेनलैंड चाइना से भागकर ताइवान में शरण लेनी पड़ी। इसी तरह लेट 1950s में फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में क्यूबा में और मिड 1970s में वियतनाम में भी सिविल वॉर और आर्म्ड रेवोल्यूशंस का एक लंबा दौर चला। ऐसे में मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट आइडियोलॉजी पर चलने वाले कम्युनिस्ट नेशंस अपनी डेवलपमेंट की राह में खुद ही रोड़ा बन गए थे। और ऐसा इसलिए भी था क्योंकि कम्युनिज्म की फिलॉसफी एक कांस्टेंट रेवोल्यूशन की बात करती है। वहीं जो देश कम्युनिज्म का ध्वज उठाए इक्वालिटी को प्रमोट करने वाली सोसाइटी बनाना चाहते थे, वही डेस्पोटिज्म और करप्शन का गढ़ बन गए। और ऐसा इसलिए था क्योंकि गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में डिसीजन मेकिंग के पावर और रिसोर्सेज एक ही जगह केंद्रित रहते थे, जिससे शुरुआती दौर में तो इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलती थी, लेकिन यह मॉडल लंबे समय तक सस्टेनेबल नहीं रह सकता था। ऐसे में इन देशों में या तो एक अनस्टेबल गवर्नमेंट रहती थी जिसमें तख्ता पलट की कंस्पिरेसी और काउंटर कंस्पिरेसी का दौर चलता रहता था, या फिर एक डिस्पोटिक गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती थी, जबकि ये दोनों ही एक देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए डाउनवर्ड साइंस थे। वहीं दूसरी ओर जो फिलॉसफी खुद रेवोल्यूशन की बात करती थी, वही गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद टिरेनी को बढ़ावा देती थी। इसके प्राइम एग्जाम्पल्स 1956 में हंगेरियन अपराइजिंग के दौरान यूएसएसआर में और 1989 में तियाननमेन स्क्वायर प्रोटेस्ट्स के दौरान चाइना में देखने को मिले, जिनमें गवर्नमेंट के ब्रूटल रिप्रेशन में हजारों लोगों की जान तक चली गई थी। इसके उलट यूएसए और दूसरी डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ पीसफुल एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस का भी प्राइम एग्जाम्पल बनके उभर रही थी, जिसकी वजह से कैपिटलिज्म को डेमोक्रेसी से और सोशलिस्ट कम्युनिज्म को टिरेनी से जोड़कर देखा जाने लगा। ऐसे में कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी का ही एक नेगेटिव परसेप्शन बनने लगा। यही नहीं, इन कंट्रीज द्वारा बैक्ड इंस्टीट्यूशंस जैसे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ समय और यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी के साथ और मजबूत हुए। दुनिया पर कैपिटलिज्म की पकड़ भी मजबूत होने लगी। साथ ही तेजी से ग्लोबलाइज होती दुनिया में प्रोडक्टिविटी एक प्राइम इकोनॉमिक मूवर बनकर उभरा, जिसे कैपिटलिज्म में इंसेंटिवाइज किया जाता था, जिसके चलते तेजी से बढ़ते इक्विटी और कैपिटल मार्केट्स, ग्लोबल ट्रेड और इकोनॉमी के इंटरडिपेंडेंट नेचर की वजह से सभी को कैपिटलिज्म में ही फ्यूचर दिखाई देने लगा था। साथ ही वर्ल्ड इकोनॉमी में बढ़ते कद की वजह से यूएस डॉलर ने बहुत पहले ग्लोबल करेंसी का स्टेटस प्राप्त कर लिया था, जिसके चलते यूएसए या कैपिटलिस्ट वर्ल्ड को साइडलाइन करते हुए ग्लोबल ट्रेड में एग्जिस्ट करना इम्पॉसिबल हो गया था। यही कारण था कि कम्युनिज्म का प्रचार करने वाले दुनिया के सबसे पॉपुलस नेशन चाइना में भी पीछे के दरवाजे से कैपिटलिज्म की एंट्री हो चुकी थी। लेट 1970s से ही चाइना में मास स्केल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स शुरू हो गए, जो उसे कम्युनिज्म सोशलिज्म की आइडियोलॉजी से दूर कैपिटलिज्म के रास्ते पर ले जा रहे थे। अपने इसी चेंज ऑफ इकोनॉमिक आइडियोलॉजी की वजह से स्टेट स्पॉन्सर्ड कैपिटलिज्म अपनाते हुए चाइनीज इकोनॉमी ने बीते 30 सालों में बहुत तेजी से डेवलपमेंट हासिल किया है।
यही कारण है कि अगर हम आज की स्थिति में देखें तो नॉर्थ कोरिया को छोड़कर किसी भी देश में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पर बेस्ड गवर्नेंस और इकोनॉमिक मॉडल देखने को नहीं मिलता। वहीं इस आइडियोलॉजिकल क्लैश से दूर अगर हम दूसरी ओर ध्यान दें तो जहां एक टकराव यूएसएसआर और यूएसए के बीच मिड 20th सेंचुरी में शुरू हुआ था, वो भी अब अपने आखिरी दौर में था, क्योंकि 1990s एंड होते होते यूएसएसआर अपने पतन के दरवाजे पर खड़ा था। यही नहीं, जर्मनी को कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट इकोनॉमी में डिवाइड करने वाली सिंबॉलिक बर्लिन वॉल भी 1989 में ध्वस्त कर दी गई थी। तो जाहिर सी बात है कि जब एक आइडियोलॉजी का ध्वजवाहक ही मुंह की खा चुका हो तो हमारे लिए उसका एंड रिजल्ट समझना मुश्किल नहीं है। 25 दिसंबर 1991 में यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के साथ ही रशिया में भी कैपिटलिज्म का फैलाव देखा जाने लगा और आज की इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड में ऐसा होना लाजमी भी था। इसी कड़ी में सोशलिज्म के लिए शायद लास्ट नेल इन द कॉफिन था 1992 में रशिया का आईएमएफ में शामिल होना और एक मार्केट इकोनॉमी बन जाना। कंक्लूजन दोस्तों, ये बात कहीं ना कहीं सच है कि कैपिटलिज्म में ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच की कमी है, लेकिन आज की सोसाइटी और इकोनॉमिक नीड्स के लिए ये एक नेसेसरी ईवल की तरह है। ऐसे में कैपिटलिज्म के विरोध में उसके ऑपोजिट कॉन्ट्रास्ट के बजाय हमें जरूरत है इसकी कमियों को दूर करके ह्यूमन सेंट्रिक बनने की, और इसी दिशा में लेबर रिफॉर्म्स और ह्यूमन राइट्स की बात की जाती है, ताकि ऐसा बैलेंस बनाया जा सके जिससे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सोशलिज्म के भी कुछ एलिमेंट्स डाले जा सके और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ सोशल डेवलपमेंट को भी इंश्योर किया जा सके। और शायद इसी जरूरत को समझते हुए इंडिया ने एक मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल को बनाने की कोशिश आजादी के साथ ही की थी। हालांकि उसमें कुछ कमियां जरूर थी, लेकिन फिर भी इससे भारत की दूरदर्शिता साफ देखी जा सकती है। इस कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म की डिबेट में कौन सही है और कौन गलत, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।